नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा इससे प्रश्न आते हैं, तो हमें ये पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, एक बात और बता दें, आप लोग हमेशा इतिहास पढ़े होंगे, अच्छी अच्छी जगहों से पढ़े होंगे, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को इतिहास में आती भी होंगी। देखो, इस बार हम न पीडीएफ से पढ़ेंगे यहाँ पे, ना हम पहले से कोई पीपीटी बना के रखेंगे उससे पढ़ेंगे, हम इतिहास को समझेंगे। होता क्या है, जब आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेते हो या पीपीटी से पढ़ लेते हो तो एक बस उसमें क्या रहता है कि हाँ ठीक है, आपको लगा आपने पढ़ लिया, जब परीक्षा आती है तो आप भूल जाते हो। यदि आपको इतिहास कहानी जैसा समझा दिया जाए, सोचो, कहानी के माध्यम से समझा दिया जाए, प्रश्न आपको जो सिलेबस के हैं पूरे करा दिए जाएं, कैसा रहेगा? बहुत अच्छे से अगर आपको इतिहास समझा दिया जाए जो आप न भूलो, कैसा रहेगा? तो ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा जब आप पूरी क्लास देखोगे। पूरी क्लास आपको तो भाई देखो देखनी पड़ेगी। हम इसमें आधुनिक भारत का इतिहास अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे का जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम आपको पढ़ाते जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उत्तर मुगल सम्राट पहले पढ़ेंगे। उत्तर मुगल सम्राट, फिर हम इसमें पढ़ेंगे, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। जो यूरोपीय कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनी, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बंगाल पर अंग्रेज आधिपत्य, यह पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मैसूर, जो अंग्रेजों के युद्ध हुए हैं, जो आपके पेपर में जितने आते हैं उतने उतने पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें सिख और अंग्रेज, इनके जो युद्ध हुए, जो समझौते हुए, जो संधियां हुई, उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ऐसे तो अपना धीरे धीरे इतिहास आगे बढ़ा था, गवर्नर जनरल। इसके बाद भाई साहब हम क्या पढ़ेंगे? जो विद्रोह शुरू हो जाते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो जाते हैं, ये पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम आएंगे 1857 की क्रांति पर। फिर हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। पहले इतना पढ़ते हैं। इतना जब हम पढ़ लेंगे फिर हम चलेंगे आगे के आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ। ठीक है, तो इतना तो हमारे लिए पढ़ना अभी जरूरी रहेगा। केवल आपको समझते जाना है, ये भी हम नहीं कह रहे कि आपको लिखना है, आप बस समझते जाना, एक एक चीज आपको समझाते चलेंगे। जो जो महत्वपूर्ण चीजें हमारे उसमें बन रही हैं सब आपको हम बताएंगे। कारण क्या है, देखो, पीडीएफ से या आपने बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पर तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, आप तो हमसे काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं और वो चीज़ें हमें पता नहीं हो, समझ ही नहीं हो, तो हमें दिक्कत करने लगती हैं। इसीलिए यह पूरी क्लास हम आपको समझाएंगे। क्या हुआ? नोट्स नहीं, नोट्स क्या, हम सब पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। तो इसमें हम सबसे पहले ये टॉपिक हम आज अभी पढ़ेंगे, इनको हम समझेंगे। आप बस वीडियो में बने रहिएगा, केवल देखते जाइएगा। यदि पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी बोल दें, बीच में मैं ना ये कुछ बोलूँगा ना कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, और आप बस पढ़ते जाइएगा। शुरुआत कहाँ से करते हैं? आधुनिक भारत की। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो मजाक मत बनाना, आप कंटेंट देखना जो पढ़ना है आपको। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में सबसे पहला जो नाम आता है वह कौन सा आता है? बहादुर शाह फर्स्ट का। इनका समय जो था वो 1707 से लगा के 1712 तक का था। होता क्या है, लगभग 2 साल जब बीत जाते हैं तो उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 साल के शाहजादा
मुअज्जम औरंगजेब के जो बड़े बेटे हैं ये शासक बनते हैं, उन्होंने ही बहादुर शाह की उपाधि ली थी। 63 साल के थे, नाम क्या था? शाहजादा मुअज्जम। इन्होंने उपाधि ली, ये औरंगजेब के बड़े बेटे थे। बहुत मजा आने वाला है, आप इतिहास को बस पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो ये बड़े वाले बेटे थे, इन्होंने बहादुर शाह की उपाधि ली। इसके बाद क्या होता है, फिर एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई में इन्होंने अपने दोनों भाई जो है मोहम्मद आजम और कामबख्श की हत्या कर दी। जब लड़ाई में इन्होंने कामबख्श की हत्या कर दी, तब इनका जो नाम पड़ा वो बहादुर शाह प्रथम पड़ा। उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ, तो उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके पीसीएस में कि जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उस समय गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ इन्होंने दिया था। तो मुगलों से जब राज्य स्वतंत्र होना शुरू हुए थे, तो कैसे, जैसे अवध का जो था वहां सादत खान ने उसकी स्थापना किया था। अब इसके बाद क्या होता है हमारे लिए महत्वपूर्ण, खाकी खान जो है, खाकी खान, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आपके पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खाकी खान ने बहादुर शाह को किसकी उपाधि दी थी? शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर की उपाधि दी, ये उपाधि दी थी। पीसीएस वालों जिन्होंने अच्छे से तैयारी किया होगा, क्या ये प्रश्न आपको नहीं मिला था? किसने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी? खाकी खान ने दी थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम, इनके बारे में दो चीजें हमने देखी। पहली, इनका कार्यकाल क्या था, कौन थे? औरंगजेब के बड़े बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, इन्होंने इनका साथ दिया था बहादुर शाह का उत्तराधिकार के युद्ध में, और खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी थी। बताओ कैसा लगा, कुछ समझ में आया? आशा है जरूर आया होगा। तो जब उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे, इनमें जो अगला नाम आता है वह आता है जहांदार शाह का। इनका समय जो था 1712 से 13 का था। इनका नाम अगला आता है। तो जुल्फकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बनते हैं। जुल्फकार खान उस समय प्रधानमंत्री बनता है। जुल्फकार खान जो है ये प्रधानमंत्री बनता है। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए, फिर आपके काम का प्रश्न, इजारा प्रथा की शुरुआत की गई। किसने किया? जुल्फकार खान ने। और क्यों किया था? वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए। वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए। पीसीएस ऐसे तो प्रश्न उठाता है जो आप वो वाले कहते हो ना, पता नहीं कहां से आ गया, वो यही वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो था को समाप्त किया, ठीक है। जहांदार शाह के बारे में क्या क्या देखा? 1712 से 13 का कार्यकाल है। इजार जो प्रथा है वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए है, जुल्फकार खान ने इसको शुरू किया था। इजारा प्रथा नाम है, फिर से बता रहे, इजारा प्रथा नाम है, इंपॉर्टेंट है, शब्द से ही पूछ लिया जाएगा किसने और क्यों शुरू किया। जहांदार शाह ने एक और अच्छा काम किया था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब इसके बाद आते हैं अगले शासक पर। अच्छा, एक बात इसके बारे में और आपको बता दें, पूछा पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसी को हम लंपट मूर्ख, इतिहास में लंपट मूर्ख किसे कहा गया है? इसी को कहा गया है, ठीक है। जहांदार शाह को ही लंपट मूर्ख कहा गया है। अच्छा, इसने जहांदार शाह ने अपने शासन में एक वैश्या थी जिसका नाम क्या था? लाल कुमारी। लाल कुमारी नाम की वेश्या जो थी उसको हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। लाल कुमारी नहीं पूछी जाएंगी, लंपट मूर्ख पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जो होते हैं,
फर्रुखसियर का कार्यकाल क्या था? 1713 से 19। इसका कार्यकाल छोटा है, 12-13 है, इसका कार्यकाल छोटा है। फर्रुखसियर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फर्रुखसियर कौन है? सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर शासक बनता है। सैयद बंधु कौन कौन थे? सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये दो लोग सैयद बंधु कहे जाते हैं। फर्रुखसियर को, इसके बारे में एक जो अच्छी प्रश्न आपके यहाँ बनेगा, घृणित कायर, ये फर्रुखसियर को बोला जाता है मुगल वंश का घृणित कायर, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है फर्रुखसियर के बारे में। फिर इसके बाद 1715 की बात है, इसी के टाइम में 1715 की एक बात महत्वपूर्ण है, याद रखो। एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आता है। यह शिष्टमंडल जो होता है फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचता है। उस समय फर्रुखसियर जो था वो बीमार था, एक घाव उसके हो गया था। तो इस शिष्टमंडल में एक हैमिल्टन नाम के डॉक्टर थे, कहानी समझना, जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया। इससे खुश होकर उसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी तथा सिक्के को मान्यता प्रदान कर दिया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का, इसको जो है फर्रुखसियर ने क्या कहा कि भाई ठीक है, आप हमारा इलाज कर दियो, आप कहीं भी व्यापार करो, कहीं भी व्यापार करो, और सिक्के जारी कर दिए गए। उसने फरमान ऐसा निकाल दिया। इसको क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। कहानी समझते जाना, ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कैसे बनता है, अब कहानी समझ गए होगे। 1715 में शिष्ट मंडल आता है जॉन सुरमन के नेतृत्व में, और 1717 में इसके वहां पहुंचता है। फिर वहां ये देखता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ आदमी है। तो जब ये बहुत बीमार पड़ा है तो इसका इलाज शुरू करता है वो, और इसका इलाज शुरू करता है तो ये ठीक हो जाता है। जब ये ठीक हो जाता है तो ये कहता है कि ठीक है, जाओ कहीं भी अपनी कंपनी लगा लो। इसके बाद इसके बारे में और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो क्या है? 1719 में क्या होता है? सैयद बंधुओं ने ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया और अंधा बनाकर इसको मार डाला गया। कैसे मारा गया था इसको? इसको अंधा कर दिया था अंत समय में, आप इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह के बारे में कुछ चीजें हमें पढ़नी रहेंगी जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इनका कार्यकाल सबसे पहले देखते हैं। कार्यकाल था 1719 से 48 तक, काफी बड़ा कार्यकाल था इनका, मोहम्मद शाह का। तो होता क्या है, हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। हुसैन अली की जब हत्या हो जाती है तो 1724 में निजाम मुल्क वजीर बनता है। और इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। 1737 क्या हुआ था भैया? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए, पूछा जा सकता है। और इस समय एक काम और होता है, ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त करते हैं। करनाल का युद्ध पूछा नहीं जाता है, करनाल का युद्ध, आप कहते हो अरे ये कौन सा युद्ध था? 1739 मुगल हारते हैं, मुगल इसमें हार जाते हैं, और आक्रमणकर्ता कौन है? नादिर शाह। ठीक है, ये चीज हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण, करनाल का युद्ध पूछा जा सकता है। मराठा पेशवा बाजीराव का प्रथम युद्ध दिल्ली पर कब हुआ था? 1737 में। और मोहम्मद शाह का कार्यकाल नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें महत्वपूर्ण मिलती है, हैदराबाद की जो स्थापना है, हैदराबाद की स्थापना यह तुरानियों ने की थी, तुरानी इन्होंने की, और अवध की जो स्थापना है यह ईरानियों ने की थी, ईरानियों ने की थी। ये भी एक दो बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
अब होता क्या है, जो नादिर शाह हैं जिनको अभी हमने ये वाले, इनको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, इनको ही कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ठीक है, देखो अगर आप सुनते रहोगे ना क्लास को ऐसे ही, तो यकीन मानो इतिहास तो बिल्कुल दिमाग पे आ जाएगी। बस सुनते जाना, ये मत देखना कि मेरी राइटिंग कैसी है, मैं लिखता कैसा हूँ, क्या है क्या नहीं। नोट्स बहुत बढ़िया बढ़िया आपके पास होंगे पहले से, जो आज तक आप समझ नहीं पाए होंगे। अब क्या होता है, 1739 की बात है, 1739 की बात है। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। यह आता है फारस से, फारस क्या मतलब ईरान से आता है। और उस समय दिल्ली का शासक कौन होता है, मोहम्मद शाह। यह उस समय शासक होता है मोहम्मद शाह, रंगीला इसको बोलते थे। ठीक है, तो जब यह उस समय शासक होता है, नादिर शाह क्या करता है, लगभग 70 करोड़ रुपया की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ ताउस तख्ते और कोहिनूर हीरा लेकर फारस चला जाता है। जब ये जीतता है ये करनाल का युद्ध, तो उस समय 70 करोड़ रुपया और शाहजहां वाला वो जो तख्ते ताउस था और कोहिनूर हीरा, हीरा ये भैया लूट के ले जाता है। ये कहाँ, अपने घर फारस, ये लिया जाता है। ठीक है, अब तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक फिर कौन बना, मोहम्मद शाह, है ना सही बात। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन है, मोहम्मद शाह। बढ़िया प्रश्न है, यहीं से उठ जाएगा। आप पता है मैं एक बात बताऊं, आप अगर क्लास लगातार मेरी भी देख रहे होगे तो यकीन करो आपके भी दिमाग में आने लगे होगा कि अच्छा है तो पीसीएस ऐसे प्रश्न उठा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही उठाता है, सब पहचाने भी है। अच्छा, रंगीला की एक बहुत खराब आदत ये थी मोहम्मद शाह की, सुंदर युवतियों के प्रति आकर्षण जो इसका था वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता था। और ये पता है संगीतकार भी था, ये संगीतकार भी था। इसने ख्याल बहुत ज़्यादा, मतलब इसने काफ़ी रचनाएं की हैं जिनको ख्याल गायकी कहा जाता है। तो इसके बारे में एक चीज़ तो ये भी ज़रूरी थी। और इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला अच्छा शासक तो बहुत नहीं था, लेकिन ये कह सकते हो कि ठीक है भाई अंतिम तख्ते ताउस पर बैठने वाला सम्राट था और हमारे लिए ये परीक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आते हैं अहमद शाह। तो अहमद शाह अयोग्य शासक थे। अहमद शाह को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमें, मैं बस वंशावली क्रम से बताए दे रहा हूँ, जो अपने लिए महत्वपूर्ण होगा हम बता देंगे। समय इनका तो 48 से 54 रहता है, लेकिन यह अयोग्य थे। और इनके राजकाल में क्या हुआ कि सभी काम जो है उदम बाई को सौंप दिए गए थे, उस समय की थी, और जिसे किबला ए आजम की उपाधि दी गई थी। फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय, आगे पढ़ते हैं। आलमगीर द्वितीय, इनके टाइम में एक केवल अच्छी चीज होती, अच्छी चीज नहीं मतलब एक केवल ऐतिहासिक चीज होती है जो बहुत पूछी जाती है कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, वो इनके समय में हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे इस बार आरओ में पूछ लिया था ना कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वो कौन था, तो डफरिन था। ऐसे ही अब डफरिन बहुत कम लोगों ने सुना था कि डफरिन नाम का भी कुछ है। तो ये इनके काल में होने वाली एक चीज होती है। इसके बाद जो और शासक आते हैं तो उनमें हम अगर और देखें तो शाहजहां फिर थर्ड आ जाता है। तो ये कोई खास नहीं थे, इनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं। शाह आलम द्वितीय के शासन काल में इनको थोड़ा समझ लेते हैं। शाह आलम द्वितीय, इनका पहले कार्यकाल देखो, 1759 से लगा के 60 तक का है। और इनके कार्यकाल में जो दो बड़े युद्ध होते हैं वो कौन कौन से हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये आप थोड़ा समझो इस बात को, इनके कार्यकाल में होते हैं। कब कब, देखो ये वाला होता है 1761 में और ये वाला होता है 1764 में। ये भैया टाइम भी थोड़ा याद करते जाना कि कई बार मिलान में पूछ लेता ऐसे, इधर युद्ध दे देगा और इधर साल दे देगा और कहेगा मिला के दिखाओ। तो ये टाइम भी आप थोड़ा देख लेना ये चीज़।
ठीक है, तो 1764 हो गया इनका। अब पानीपत के तीसरे युद्ध में अब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था, ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, फिर 1765 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इन्हीं के टाइम में। 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है 65 में। तो जब 65 में इलाहाबाद की संधि होती है तो शर्त के हिसाब से क्या हो जाता है, शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। और उसके बाद क्या होता है, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान जारी कर दिया। तो इसमें फरमान कहाँ कहाँ के लिए किया है, वो राज्य पूछे जाते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये इनके फरमान जारी करने के लिए इसने वो कर दिया कि भैया ठीक है दीवानी। फिर 1772 में क्या हो जाता है, 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली लेकर आते हैं, जहां यह 1803 तक रहते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो 1803 आ गया है और अंग्रेज दिल्ली आ चुके हैं। ठीक है, ये दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। तो यहाँ तक का तो एक ईयर चलता है। फिर इसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के टाइम में होता गया, अकबर द्वितीय का एक केवल अच्छा फैक्ट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अकबर द्वितीय तो कौन सा है, राम मोहन राय को, जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने दी थी। राजा की उपाधि दी थी इन्होंने ही। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बनता है और ये पूछे जाने के चांस भी है, एक दो बार पूछा गया है। इसके बाद क्या होता है कि भाई इनको राजा की उपाधि मिल जाती है और इसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह स्वयं मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर देती है और मुगल शासन के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर देती है। अकबर द्वितीय के काल में यही वाला काम एक और होता है कि अब जो है मुगल शासन के अधीन, देखो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे फैलना शुरू कर दी ना भाई। पहले आई तो इनसे मदद मांगी, फिर इनसे थोड़ी जगह मांगी, जगह मिली, सब होता गया। अब कंपनी ने इनके नाम के सिक्के जारी करना बंद कर दिए, मतलब इनकी गुलामी कह सकते हो कि धीरे धीरे कंपनी छोड़ने लगती है। एक महत्वपूर्ण और अब हमारे बचते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय है ना, और इनको बहादुर शाह जफर भी यही थे, मतलब जफर भी इनको बोल देते हैं। तो 1857 में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा इनको बंदी बना लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। इनका जो कार्यकाल था वो 1837 से 57 तक का था। ठीक है, तो 1857 के समय में ये बने थे। तो लाल किला पर स्थित जैसे हीरा महल है, बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। और जो मिर्जा गालिब हैं तो ये इन्हीं के टाइम में दिल्ली में रहते थे, इनके समकालीन कह सकते हैं। मिर्जा गालिब इनके समकालीन दिल्ली में रहते थे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अब तक हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल आधुनिक भारत के इतिहास में प्रारंभिक भारत का इतिहास समझो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे कंपनी और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये यहाँ तक हमारे लिए महत्वपूर्ण था। हमने आपको सारे युद्ध वगैरह भी बताया किसके समय में कौन सा था। अब देखो 57 की बात आ गई है, लेकिन 57 को हम बिल्कुल स्पष्ट अलग से भी पढ़ेंगे। ये कालक्रम में हमें बताना ये थोड़ा आवश्यक था आपको कि किसके समय में फिर कैसी कैसी घटनाएं होती जाती हैं, क्या क्या होता जाता है, ये हमें बताना जरूरी था, जो जो आपके पीसीएस में इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, आराम से हो जाएगा, एकदम ऐसा पढ़ाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट, इसमें हम आपको वो भी पढ़ा देंगे कि कौन सा किसके समय में, मतलब जैसे होता है ना गवर्नर जनरल कौन कौन कब बना, कौन वायसराय बनता गया। अभी एक टॉपिक हम आपको और पढ़ाएंगे, आप भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ये अभी और पढ़ लीजिए। राइटिंग पर फिर मैं कह रहा हूँ मेरी ध्यान मत देना, राइटिंग मेरी नहीं अच्छी है।
आप केवल अपनी पढ़ाई वाले पोर्शन पर ध्यान दो। अब देखो कैसे कैसे आगमन होता है। पहले हम एक तरफ कंपनियां ही लिख देते हैं ना, जो जो जैसे जैसे कंपनी आती रही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1498। ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1600। इसके बाद आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक साथ लिख देंगे तो याद रहेगी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1602 में। इसके बाद जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? ये आती है 1616 में। इसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आती है? 1664 में। इसके बाद आती है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? ये शायद 1731 में आती है। ये इतनी मुख्य कंपनियां हैं हमारी, ठीक है, जो आती हैं, जिनके क्रम पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। चाहे कई बार मैचिंग में पूछ लिया जाए, इधर कंपनी दे दे, इधर आने का समय दे दे, या जैसे भी पूछ लिया जाए, लेकिन ये ऐसे पूछी जाती है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने एक जगह बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। देखो 17 मई 1498 की बात है। वास्को डी गामा जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह है और पश्चिमी तट है, उस पर आता है और क्या करता है? यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की एक खोज करता है। ये बात है 1498 की। तारीख अगर कहें तो 17 मई 1498 की बात है। फिर इसके बाद क्या होता है? इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद जो है वो सहयोग करते हैं। अब्दुल मजीद वो सहयोग करते हैं। 1505 में क्या होता है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। बात है 1505 की। नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। कहाँ से आता है? पुर्तगाली क्या है? वायसराय है, ये बनकर आता है। ठीक है। 1509 में क्या होता है? अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। 1505 में कौन बनता है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है। ठीक है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ फैक्ट बनता है। फिर अगली जो महत्वपूर्ण घटना हमारे लिए होती है वह है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी बनाई, वो कहाँ पर बनाई? कोचीन में। पहली जो व्यापारिक कोठी है वो बनती है कोचीन में। ये पूछा जाता है हमसे कि पहली कहाँ बनी थी। फिर दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी बनी थी? संथो में। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आता है? डच आते हैं। पहला डच यात्री कौन था? कर्नेलियन हाउटमैन 1596 में सुमात्रा आता है। ठीक है, 1596 में डच आता है। अब डच आ तो गया है 1596 में, लेकिन डच जो कंपनी है वो कब बनती है? 1602 में। तो जब डच आ जाता है, इन्होंने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री लगाई वो 1605 में लगाई मसूलीपट्टनम में। पहली इनकी कहाँ बनती है? 1605 में मसूलीपट्टनम में, यहाँ पर इनकी बन जाती है। इसके बाद क्या होता है? डच की दूसरी जो व्यापारिक फैक्ट्री लगती है वो पुलिकट में लगती है, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढालना शुरू किया है और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया इन्होंने। तो डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। ये एक बढ़िया पॉइंट है
कि सबसे पहले भारत में वेतनभोगी किसने रखे? डचों ने रखे थे। मतलब वेतन देने का काम डचों ने किया था। पहले तो कई बार गुलामी में ही काम करते थे लोग, वेतन तो बहुत दूर की बात है। तो यह काम डचों ने शुरू किया था। इसके बाद हमारे लिए जो महत्वपूर्ण घटना अगली इतिहास की होती है वो कौन सी है? देखो, जो मैं पॉइंट बताते जाता हूँ ना, ये समझते जाना आप। सन भी मैं बताते जा रहा हूँ जो आपके पीसीएस को बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है उनके, तो सन भी हम सारे बताते जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना हमारी होती है वह है कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की इससे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1632 में पटना में अपना औद्योगिक कारखाना खोल दिया। 1632 पटना किसने खोला? डच ने। खोल देते हैं भैया, ठीक है। फिर आती है कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई कब होती है? इस लड़ाई में 1741 में ये लड़ाई होती है। त्रावणकोर का जो राजा है मार्तंड वर्मा, उन्होंने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस को हरा दिया। और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ऐसे मानो कि उसको इन्होंने हरा दिया था। फिर 31 दिसंबर, जो अगली महत्वपूर्ण हमारे लिए घटना बनेगी, वह है 31 दिसंबर की 1600 में। 1600 में का क्या होता है? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। यानी अंग्रेज वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किसने दिया? एलिजाबेथ ने, कि हाँ ठीक है कंपनी लगेगी। जब ये हो जाता है तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे। 217 साझेदार थे प्रारंभ में। और पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ था पहला यहाँ का गवर्नर। इसके बाद क्या होता है? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस है ना इंपॉर्टेंट। अब देखो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं ना, हम सारी चीजें पढ़ाते जा रहे हैं। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन हो गया? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में जाता है। कब जाता है? 1609। कहाँ जाता है? जहांगीर के दरबार में, वहां पर वो जाता है। ये उम्मीद है इतिहास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो कौन सा था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ये पहला जहाज था। 1611 में क्या होता है? दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में फैक्ट्री लगा दी। 1611 में मसूलीपट्टम। अच्छा, इनकी ज़्यादातर आपने देखा होगा फैक्ट्रियां जो होती थी समुद्र के आसपास ही होती थी। फिर जहांगीर ने क्या किया? 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी कर दिया, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। इजाज़त कब दी? 1613 में। ठीक है। अब क्या होता है भैया? 1615 में जेम्स प्रथम जो है सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेज देते हैं। और वह क्या करता है? फरवरी 2019 तक रहता है। 1615 से 1619 तक ये रहता है। फिर इसके बाद छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है? जो बड़ी घटना हमारी है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। भाड़ा खाएंगे। 1668 में क्या होता है? चार्ल्स सेकंड ने बंबई को, मुंबई नहीं बंबई को क्या कर दिया भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में भाड़े पर दे दिया, किराए पर दे दिया। ठीक, इनका नाम पूछा जाता है कौन इतने अमीर थे, तो भैया ये दे देते हैं। अच्छा, ये किराए पर देने की कहानी कहाँ से होती है ये भी बताते हैं। 1661 में क्या होता है? पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जिनको कहते थे, और ब्रिटेन के एक राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय,
इनका विवाह होता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान कर दिया। ये भैया दहेज का हो गया। फिर होता क्या है कि 68 में द्वितीय ने बंबई को 10 लाख पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इनको दहेज मिला था, ये आगे टिका दिए। फिर 1887 में एक घटना होती है, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बना दिया। अब बंगाल के शासक जो थे शाह सुजा, इन्होंने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी और इस अनुमति को निशान कहते थे। मिल गया प्रश्न। निशान किसे कहते थे? निशान किससे संबंधित है? तो भैया समझो, बंगाल के शासक जो थे शाह सुजा, इन्होंने 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी थी, ठीक है, और इस अनुमति को निशान कहते थे। और 1698 में क्या होता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया। 3 गांव कौन थे? कालीकट, सुतानुती, सुतानुती था और तीसरा क्या नाम था उसका? गोविंदपुर, गोविंदपुर, ठीक है। ये 3 गांव थे। तो 1200 रुपये का भुगतान प्राप्त करके और उसके बाद यहीं पर फोर्ट विलियम इन्होंने बना दिया और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट होते हैं और यही कलकत्ता नगर बाद में कहलाता है, जिसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनोक ने रखी थी। चारनोक ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कलकत्ता तक तो हम पहुंच गए, कलकत्ता को हमने नींव रखवा दिया और इसके बाद आगे पढ़ेंगे कल। अब देखो कल क्यों पढ़ेंगे, हम आपको एक टॉपिक और करा सकते थे लेकिन अब हम नहीं कराएंगे। उसका कारण क्या है, अब हमें चाहिए आप लोगों के फीडबैक। क्या आपको ऐसे पढ़ाने में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं भी पीडीएफ और पीपीटी वाली पढ़ाई कर दूंगा, मैं छाप के लाऊंगा, बोर्ड के सामने पढ़ दूंगा। जैसे मैं निबंध पढ़ाता हूँ बस वैसे पढ़ लेना। तो मुझे इस पर फीडबैक चाहिए। और एक आपको ज़रूरी बात और बतानी है, आप देखो मेंस की तैयारी कर रहे हो, यदि निबंध आपकी समझ नहीं आ रहा है, यदि आपको क्वेश्चन जो होते हैं ना जीएस के वो नहीं समझ आ रहे हैं, तो मैं पूरी सीरीज यहाँ कराता हूँ, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो और आप इन चीज़ों को पढ़ा करो। देखो जीएस और मतलब जो आपका निबंध पोर्शन है इसको साथ में तैयार करो। अपना उद्देश्य केवल प्री पास करना तो है नहीं भाई, अपना उद्देश्य है प्री पास करना, मेंस जाना, इंटरव्यू देना और फाइनल सिलेक्शन लेना, ये अपना उद्देश्य है। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे मिलेगा? जब हम पूरी चीज़ें एक साथ पढ़ते चलेंगे। ये नीली बत्ती आपका इंतज़ार कर रही है, बस आप आराम से ऐसे पढ़ते चलो और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ। देखो क्या होता है ना, मैंने आपसे ये भी कह रखा है कि भाई अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर दिया करो, हम आपको समझा देंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप हमें बताइएगा। हिस्ट्री की पहली क्लास है अपनी, आपके फीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है। जब हमें आप बताओगे कि ठीक है तो मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं भी वही पद्धति अपना लूँगा जैसे सब अपनाते हैं। आशा है पसंद आई होगी और आप इतना 2-3 बार में समझिएगा। जब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी यानी दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर प्रश्न कहीं से बने, पीसीएस भी लाएगा तो इन्हीं सबसे प्रश्न कहीं घर से थोड़े ले आएगा, अच्छे से आपकी तैयारी मतलब हो जाएगी। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।